हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल रेशोज़ के बारे में। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वहाँ भी हमने लोगों ने इसके बारे में सीखा था। आज हम थोड़ा सा और डिटेल बारे में इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ऑपरेटिंग साइकिल निकाला जाता है। ये कुछ होता नहीं, सिंपल से इतनी सी बात होती है कि टोटल नंबर ऑफ डेज़ जो लगते हैं किस चीज़ में, टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ लगते हैं हमारे जो कैश हमारा होता है वापस हमारे पास कैश कितने दिनों में वो वाला कैश आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग साइकिल। और हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की हुई थी। आज हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे इसके बारे में, कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पूछे जा सकते हैं। द पीरियड्स यूज्ड टू डिटरमाइन द कैश ऑपरेटिंग साइकिल आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द सीरीज ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशोज़। हम लोग अभी सीखेंगे कि कुछ रेशोज़ यहाँ कैसे निकाले जाते हैं और उन रेशोज़ की हेल्प से हम ऑपरेटिंग साइकिल, जिसको हम लोग यहाँ पे कैश ऑपरेटिंग साइकिल कह रहे हैं, उस पूरे साइकिल का ड्यूरेशन निकालना सीखेंगे। किसकी हेल्प से? इन रेशोज़ की हेल्प से। द रेशोज़ फॉर द इंडिविजुअल कंपोनेंट, अब वो इन्वेंट्री का कितना ड्यूरेशन लग रहा है, कितना दिनों तक इन्वेंट्री हमारा स्टॉक में पड़ा हुआ है, कितने दिनों तक हमारे रिसीवेबल्स हमको पैसा नहीं देते हैं, कितना दिन तक हमको पेबल्स रिलीफ देते हैं पेमेंट करने के लिए, आर नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे जो भी हम रेशो निकालेंगे उन रेशोज़ को हम डेज़ में, वीक्स में या मंथ्स में एक्सप्रेस करेंगे। ऑफ द रेलिवेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फिगर दे रिप्रेजेंट। दीज रेशोज़ आर ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्ज़ाम, PM एग्ज़ाम। जब आप लोग F5 की बात करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो F5 में भी आपको इन रेशोज़ का यूज़ होगा और आप लोगों ने F2 में भी इसको पढ़ा होगा और F3 में भी इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड आर यूज़फुल फॉर एनालाइजिंग और यूज़फुल व्हेन एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं, प्रॉफिट लॉस को एनालाइज करते हैं, तो भी आपको इन रेशोज़ का हेल्प महसूस होगा। एक्स कंपनी हैज़ द फॉलोइंग फिगर्स फ्रॉम इट्स मोस्ट रीसेंट अकाउंट्स। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। प्लीज़ आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक जो आपने अपने पास रखी होगी, प्लीज़ उसको खोल लीजिए और साथ ही साथ इसको मैच करते रहिएगा। मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ओपन द मल्टीपल पेज ऑन अ सिंगल पेज, बहुत छोटा छोटा दिखेगा, इसलिए बेटर है कि आप प्लीज़ अपना बुक खोल लें। एक्स कंपनी हैज़ द फॉलोइंग फिगर फ्रॉम इट्स मोस्ट रिसेंट अकाउंट। इनका रिसीवेबल्स कितने मिलियन डॉलर्स का है? इनका जो है वो रिसीवेबल्स $4 मिलियन का है। जो ट्रेड पेएबल्स है, वो ट्रेड पेएबल्स कितना है इनका? ट्रेड पेएबल्स इनका $2 मिलियन का है। इन्वेंट्री जो है उनकी वो $4.3 मिलियन की है। सेल्स जो ध्यान दीजिएगा, सेल्स जो टोटल दी गई है वो 30 दी गई है, लेकिन अगर हम इसका 80% निकालते हैं तो वो हो जाता है 24। तो आप 24 बगल में लिख लीजिएगा यहाँ पे। मटेरियल परचेज, जो भी हमने यहाँ मटेरियल परचेज़ किया है वो हमने टोटल क्रेडिट पे, उधारी पे परचेज़ किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल जो यहाँ पे दिया गया है वो हमारा 25 है। अब आती है बात इन्वेंट्री, कैलकुलेट द रेलेवेंट वर्किंग कैपिटल रेशो। जो नीचे रेशो इन्होंने दिखाए हैं, सिखाया भी है इन्होंने, बहुत अच्छे से सिखाया है। अराउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट डे, जो भी आंसर आपका आएगा उसको आप नियरेस्ट डे में निकाल देंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बात की गई लेंथ ऑफ टाइम इन्वेंट्री इज़ हेल्ड बिटवीन द परचेज एंड सेल। तो साहब परचेज तो कर लिया और उसके सेल के बीच में जब तक आपका स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ रहता है, वो कितने दिनों तक आपका स्टॉक पड़ा रहता है, उसी को नॉर्मली हम लोग इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कहते हैं। तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैसे निकालते हैं? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री, कितने का इन्वेंट्री है अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इन्वेंट्री जो आपके पास पड़ी हुई है वो साहब आपके पास 4.3 मिलियन की पड़ी हुई है। तो फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे? इन्वेंट्री, जब भी ध्यान दीजिएगा मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ये सभी फॉर्मूले आपको पक्का याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वो पूछता है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल। तो अगर आपसे वो ऑपरेटिंग साइकिल पूछेगा तो ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए साहब आपको ये सभी फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये फॉर्मूले आपको एग्ज़ाम में गिवन नहीं रहेंगे, आपको ये सब याद करके जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा। याद करना नहीं पड़ेगा, याद अपने आप हो जाएगा। यहाँ बात कर रहे हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के बारे में। तो फॉर्मूला, अच्छा, इन्वेंट्री किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? इन्वेंट्री एक तरीके से कॉस्ट है ना कंपनी के लिए, इसलिए उसको डिवाइड करते हैं हम लोग कॉस्ट से। इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें आंसर को लाना होता है नंबर ऑफ़ डेज़ में, तो वी ऑलवेज़ मल्टीप्लाई विथ 365। अगर हमें आंसर लाना होता है वीक्स में,
तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे 52 से। अगर हमें आंसर लाना होगा मंथ्स में तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे मंथ, दैट इज़ 12 से। तो यहाँ पे हमें आंसर जो बात निकालनी थी वो डेज़ में निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 365 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब वीक बोलेंगे तो 52 कर देना, और जब वो लोग मंथ्स बोलेंगे तब लोग प्लीज़ वहाँ पे 12 ले लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स 4.3 अपॉन 20। अभी मैं बताऊंगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को कितनी बार हम कुछ और भी लेंगे, मैं सब सिखाऊंगा, बस आप समझते रहिए क्या क्या बातें आ रही हैं, ठीक। अब यहाँ बात हो रही है 4.3 अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज 25 मिलियन। ये भी आपको क्वेश्चन में ऊपर गिवन था, तो ये आपको आ गया यहाँ पे 63 डेज। इन सम क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन और डिटेल्ड में, जैसे यहाँ तो सिर्फ इन्होंने रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, सेल्स, मटेरियल परचेज, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है। कभी कभी ऐसे यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी रॉ मटेरियल इन सब के बारे में खास बातें नहीं की गई हैं, आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे मटेरियल परचेज। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आपसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, इन सब के बारे में डिटेल में बात करता है तो इन्वेंट्री के नीचे आप डिनोमिनेटर में कुछ और भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन सम क्वेश्चंस मोर डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ इन्वेंट्री मे बी प्रोवाइडेड विथ वैल्यूज गिवन फॉर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। अगर क्वेश्चन में ऐसे सब बातें दी गई, वेयर दिस इज द केस मोर डिटेल्ड कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म्ड एज फॉलोज। अगर वहाँ पे ये सब बातें दी गई हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल्ड कैलकुलेशन वहाँ करनी होगी। आइए समझ लेते हैं कैसे। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, अब वहाँ पे अभी तक हमने इन्वेंट्री देख रहे थे, अब अगर रॉ मटेरियल होगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, तो फॉर्मूला बन जाएगा द लेंथ ऑफ टाइम रॉ मटेरियल आर हेल्ड। देखिए कितने समय तक हमारा रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ रहता है बिना यूज़ के, बिटवीन द परचेज एंड बीइंग यूज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जाने से पहले और लाने के बाद कितने दिनों तक हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अपॉन मटेरियल यूसेज इंटू 365, वेर यूसेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो अगर आपके क्वेश्चन में यूसेज नहीं दिया, कितना यूज़ हो रहा है, तो आप वहाँ पे क्या लेंगे, देखिए ना, वेयर यूसेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, वहाँ क्या ले लेंगे आप परचेज। अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो आप वहाँ पे परचेज को ले लेंगे यहाँ पे मटेरियल यूसेज की जगह पे। सपोज यू आर टोल्ड दैट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वाज $1 मिलियन, तो रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है वो आपका $1 मिलियन का है, ऑफ द टोटल इन्वेंट्री हेल्ड एट दैट मटेरियल यूसेज कितना है यहाँ पे, यहाँ डायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है मटेरियल यूसेज जो है वो पूरा साल का वो 20 मिलियन है, टोटल साल का आपका 20 मिलियन है। मटेरियल इन्वेंट्री जो आपका पड़ा हुआ इस टाइम पे $1 मिलियन का है, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टॉक पड़ा रहता है परचेज करने के बाद और यूसेज में जाने से पहले वो 18 दिनों तक पड़ा रहता है, यही यहाँ पे निकालना था। अब कहते हैं अगर वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पर कितने दिनों तक आपका सामान वर्क इन प्रोग्रेस में रहता है, तो लिखा गया है द लेंथ ऑफ टाइम गुड्स स्पेंट इन प्रोडक्शन, कितने दिनों तक प्रोडक्शन में हमारा सामान लगा रहता है, कैलकुलेटेड एज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री हेल्ड अपॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है नॉर्मली पूरे साल की आपको लेनी होती है, तो कितने दिनों तक आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ध्यान दीजिएगा, फिर वही बात, यही इंपॉर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम में आपको क्या लेना है, ये आपको वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि अरे यार अगर क्वेश्चन में प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या ले लेंगे, वहाँ पे COGS ले लेंगे, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो गुड्स अगर ले लेंगे तो वो एक अच्छा अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा। मल्टीप्लाई जरूर करिएगा 65 से या 52 से या 12 से, जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रहा होगा। If you were told this company had a WIP of 1.3 million and the total production cost जो यहाँ पे आ रही है वो 23 मिलियन की आ रही है, तो यहाँ पे इसको 365 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 21 डेज एक बार का जो आपका इतने समय तक होल्ड पड़ा रहता है वो यहाँ पे दिखाई देगा। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, अब फिनिश गुड्स बनने के बाद और सेल करने से पहले देखिए लिखा है द लेंथ ऑफ टाइम फिनिश गुड्स आर हेल्ड बिटवीन द कंप्लीशन या परचेज, जो भी है, अगर आप बनाते हो तो कंप्लीशन, अगर खरीद के लाते हो तो परचेज, और सेल के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने दिनों का गैप आ रहा है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हेल्ड अपॉन गुड्स सोल्ड फॉर ऑल इन्वेंट्री पीरियड रेशियोज, a low ratio is usually seen as a sign of good working capital management।
अगर ये रेशो छोटा आता है, मतलब मेरे कहने का यहाँ पे ये है, अगर ये बहुत कम दिन, यहाँ पे 2 दिन 1 दिन आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारा सामान परचेज़ करने के बाद सिर्फ 1 दिन तक हमारे पास पड़ा रहता है, उसके बाद ही क्या होता है, उसके बाद ये बिक जाता है। यही यहाँ पे अगर 200 दिन आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत बुरी बात है कि आपका सामान 200 दिनों तक पड़ा रहता है, उसके बाद ये बिकता है। वही यहाँ पे कह रहे हैं, एक ऑल इन्वेंट्री पीरियड अ लो रेशो इज यूजुअली सीन as a sign of good working capital management. It is very expensive to hold inventory and thus minimum inventory holding usually points to good practice. इसलिए कम से कम दिन हमारे पास स्टॉक पड़ा रहे, ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। If you were told that a remaining inventory of 2 million was finished goods, आपके पास इन्वेंट्री है वो 2 मिलियन की पड़ी हुई है, you could calculate the finished goods holding period as, तो आपको याद होगा आपका जो क्वेश्चन हमने जब बात की थी वहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल, आपको अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे जाएंगे, लास्ट पॉइंट वहाँ पे दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ सेल, तो कितना दिया है, वो 25 मिलियन दिया है, वहीं से इन्होंने यहाँ ले लिया, तो ये कितना आ रहा है, ये 29 डेज यहाँ पे आ रहा है आपका आंसर। द टोटल ऑफ the 3 individual holding period calculated is slightly more than the one calculated as an overall inventory holding is छोड़ दी ना। The total of the 3 individual, okay, हमने अलग अलग जो निकाला यहाँ पे calculated is slightly more than the one calculated as an overall inventory holding period. This is because the more detailed approach, अभी हमने आपको याद होगा पिछली बार जो निकाला हमने थोड़ी देर पहले 18 निकाला है ना, फिर हमने क्या 21 निकाला, और फिर हमने उसके बाद एक और कोई निकलता क्या, 2 ही निकलता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कितना आया था वो। तो ये जो आपने निकाला दोनों मिला करके निकाला वो कुछ ज़्यादा है, 2 8 1 9 39 आ रहा है ना, लिखा दिस इज बिकॉज द मोर डिटेल अप्रोच अलाउज अस टू टेक अकाउंट ऑफ कॉस्ट विथ ईच एलिमेंट बाय यूजिंग द मटेरियल यूसेज एंड प्रोडक्शन कॉस्ट विद इन द कैलकुलेशन रादर देन जस्ट कॉस्ट ऑफ सेल। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल के बेसिस पे निकालें तो हमारा कुछ अलग आ रहा है। एक आपका 21 भी तो, हाँ 21 दिया, ठीक। द मोर डिटेल अप्रोच इज़ मोर, ध्यान दीजिएगा ये जो आपने डिटेल्ड वाला निकाला था ये ज़्यादा एक्यूरेट था, क्योंकि ये वाला आपका डायरेक्ट ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बट वोंट ऑलवेज बी पॉसिबल ड्यू टू इन्फो, लेकिन आपके लिए हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप बहुत डिटेल्ड वाला निकाल सकें, क्योंकि आपके पास कितनी बार इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी ही नहीं रहेगी। अब आती है बात इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में यहाँ बात की जा रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला कुछ नहीं है, जो भी आपको फॉर्मूला हमने पढ़े हैं उसी को रिवर्स कर देते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला बन जाता है। फॉर ईच रेशो द करस्पॉन्डिंग टर्नओवर रेशो कैन बी कैलकुलेटेड एज इन्वेंट्री टर्नओवर दैट इज कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। जितना भी आपके पास स्टॉक है उसको अगर जो कॉस्ट है उसको डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री से, तो आपको वहाँ मिल जाएगा एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर मिल जाएगा। जनरली दिस इज लेस यूजफुल इन द एग्जामिनेशन यूजिंग फिनिश्ड गुड्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इलस्ट्रेशन ऑफ 1 ओनली। आप देखिएगा जो हमने देखो पहले देखा हुआ था यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमने ऊपर लिख दिया और फिनिश्ड गुड्स तो था उसको हमने नीचे, जो आपने पिछले पेज पे किया ना, पिछले पेज पे अगर आप जो किया उसको रिवर्स कर दिया, देखिए क्या लिखा, तो क्या गया 12.5 टाइम, मतलब जितना हमारा स्टॉक है, जितना हमारा स्टॉक रहता है उसका हम 12.5 टाइम्स क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। टर्नओवर मतलब क्या होता है, सेल्स होना, तो जितना आप सामान रखते हैं उसका हम 12.5 टाइम्स क्या करते हैं, टर्नओवर हमारा है। बस यही यहाँ पे ये निकालना चाह रहे थे। फिर लिखी है बातें, द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टर्नओवर राउंड इज टर्न्ड इनटू सेल्स 12.5 टाइम्स इन द ईयर। जितना भी आप स्टॉक अपने पास मेंटेन करते हो उसका 12.5% क्या करते हो, 12.5 टाइम्स क्या करते हो आप, सेल्स करते हो। ट्रेड रिसीवेबल डेज के बारे में यहाँ बात की जा रही है। लेंथ ऑफ टाइम क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू कस्टमर्स कैलकुलेटेड एज रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स। अब वही बात, रिसीवेबल्स किस पर डिपेंड करता है। आप बस जब भी रेशोज निकाले तो आप ये कोशिश करें जानने की क्या जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ उसका संबंध किस चीज़ से है। तो आपको पता है जो भी हम सामान बेचेंगे, रिसीवेबल जो हमारे डेटर्स जो होते हैं, जो हमको पैसा देने वाले हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हमने सेल्स कितनी की है, उसी पर डिपेंड करता है। इसलिए डिनोमिनेटर में क्रेडिट सेल्स इन्होंने ले लिया है। The length of time credit is extended to customer calculated as receivables upon credit sales into 365। जनरली शॉर्टर क्रेडिट पीरियड, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने किसी को सामान बेचा और अगर हमारे कस्टमर्स हमको बहुत जल्दी इसका जो आंसर आए, अगर वो 1 दिन आ जाए, है ना, 0.5 डे आ जाए, 2 डे आ जाए, तो हम बोलेंगे ठीक है हमारा बेटर है, अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि हमको पैसा बहुत जल्दी मिल जा रहा है। अगर यही हमारा आंसर जो यहाँ आए
वो आ जाए 200 दिन 300 दिन आ जाए, तो ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि हमारे जो पैसे हैं, हमको जो हमारे रिसीवेबल से, हमारे डेटर से जो पैसा मिल रहा है वो हमें 300 दिन बाद मिल रहा है। तो देयर इज़ अ बिग रिस्क दैट द रिसीवेबल्स में बिकम्स द बैड डेट्स। तो लिखिए बात यहाँ पे, जनरली शॉर्टर क्रेडिट पीरियड आर सीन एज फाइनेंशियली सेंसिबल बट द लेंथ विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ जो हमारा बिजनेस का क्या नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन नंबर 1, यहाँ पे फिर वही बात, मैंने आपको याद होगा हमने 24 लिया था, अगर आपको याद हो तो सेल्स किस पर डिपेंड, रिसीवेबल्स किस पर डिपेंड करता है, रिसीवेबल्स डिपेंड करता है क्रेडिट सेल्स पे, ना कि टोटल सेल्स पे। तो आपको जब भी कभी लेना होगा तो प्लीज़ यहाँ पे क्रेडिट सेल्स लीजिएगा। ऊपर फॉर्मूले में भी क्रेडिट सेल्स ही लिखा था, तो यहाँ पे कितना आ गया, 61 डेज आपका आ रहा है। फिर लिखी है बात इंटरप्रेटिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कलेक्शन पीरियड। बिजनेस विच सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टर्म्स स्पेसिफाई ए क्रेडिट पीरियड। जो भी सामान बेचते हैं वो बता देते हैं अपने कस्टमर्स को कि भाई इतने दिनों में हमें पैसा दे दीजिएगा। फेलियर टू सेंड आउट इनवॉइसेस ऑन टाइम, अगर हम अपना इनवॉइस उनको सही समय पर नहीं दे रहे हैं या उनको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, फॉलो अप लेट पेयर्स विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द, अगर वो हमारे हम लेट पेमेंट करते हैं तो हमारे उस पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ऑन द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। द रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड मेजर्स द एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर्स। तो रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड क्या दिखाता है, जो हमने कैलकुलेशन किया वो क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि एवरेज जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो कितने दिनों में आ रहा है। In general, the shorter the collection period, the better, because the receivables are effectively borrowing from the company. अगर जल्दी पैसा हमारे पास आ रहा है तो बेटर है, क्योंकि हम भी जब कंपनी से, हम भी जब सामान खरीदते हैं तो हम भी कुछ बोरो खरीद के लाते हैं। रिमेंबर हाउ दैट द लेवल ऑफ रिसीवेबल्स रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द एबिलिटी ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल बट ऑल्सो द सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी अडॉप्टेड। अगर आपका रिसीवेबल डेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिनों बाद आपको पैसे मिल पा रहे हैं, तो दिखाता है कि आपका क्रेडिट कंट्रोल अच्छा नहीं है और आपकी मार्केट स्ट्रेटजी भी अच्छी नहीं है। और अगर आपका ये बहुत लंबा ही है और आपको दिखाता है कि भैया हाँ हो सकता है, इसलिए वजह से भी हो सकता है कि आपका रिसीवेबल्स का नंबर ऑफ़ डेज ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हो सकता है आपका जो बिज़नेस का जो नेचर है वो हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन या कोई हाई वैल्यूज़ आइटम वाली चीज़ आप मैन्युफैक्चर करते हो, इसलिए हो सकता है कि आपका जो रिसीवेबल नंबर ऑफ़ डेज़ आ रहा है वो बहुत ही एक बड़ा नंबर ऑफ़ डेज़ आ रहा है। फिर लिखी है बात, एनी चेंज इन द लेवल ऑफ रिसीवेबल्स मस्ट देयरफॉर बी असेस्ड इन द लाइट ऑफ लेवल ऑफ सेल्स। हमको रिसीवेबल्स को सेल्स के वैल्यू के हिसाब से देख लेना चाहिए। अब आती है बात ट्रेड पेबल डेज के बारे में बात की गई है। द एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय सप्लायर्स कैलकुलेटेड एज ट्रेड पेबल्स। अब देख लीजिएगा, पेबल्स का संबंध मतलब हमको लोगों को पैसे देने, लोगों मतलब सप्लायर्स को पैसे देने हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, वो हम जितना सामान उधारी पे खरीद के लाए होंगे उस पर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ परचेज पे। तो वर्ड क्या याद रखना है कि क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ फिर वही बात, इलस्ट्रेशन 1 में अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे आपको जो पेबल्स है वो आपका 2 मिलियन का है, और जो आपका सेल्स है, सॉरी जो मटेरियल परचेज है ऑल ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है वहाँ पे वो 18 मिलियन का है। तो आपका यहाँ पे 41 डेज का टाइम वो आपको देता है कि आप उनका पैसा दे सकें। फिर आती है बात जनरली इंक्रीजिंग पेबल्स। अब देखिएगा पेबल्स इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग लंबे समय तक किसी दूसरे का पैसा मार के या मैं कहता हूँ होल्ड करके बैठे हुए हैं। जनरली इंक्रीजिंग पेबल डेज सजेस्ट एडवांटेज इज बीइंग टेकन ऑफ अवेलेबल क्रेडिट। इसका दिखता है कि हमने एडवांटेज लिया है कि हमको लंबे समय तक उधारी मिल रही है, बट कुछ रिस्क भी हैं यहाँ पे जब हम उधारी पे लेते हैं। एक सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि हमारा सप्लायर सोचेगा यार ये तो बहुत दिनों बाद पैसा देता है, तो हमारी गुडविल पे एक बुरा असर यहाँ पे पड़ता है। लॉसिंग सप्लायर्स गुडविल, सप्लायर्स के दिमाग में हमारी गुडविल ख़त्म हो रही है। लॉसिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, सप्लायर जो हमें डिस्काउंट देने वाला था वो डिस्काउंट भी हमें नहीं देगा, क्योंकि वो सोचेगा भाई ये तो वैसे ही बहुत दिनों बाद पैसे देते हैं, सो क्या डिस्काउंट देना। सप्लायर इंक्रीजिंग द प्राइस टू कॉम्पनसेट। अब यहाँ पे प्राइस बढ़ा भी देता है, क्योंकि देखता है कि जब ये 6 महीने बाद आप पैसा ला के दोगे तो वो अच्छा खासा प्राइस हमसे वसूल लेता है, वो प्राइस कुछ बढ़ा के हो सकता है हमको बेच दे। ऑपरेटिंग साइकिल, द रेशियोज कैन देन बी ब्रॉट टुगेदर प्रोड्यूस द कैश ऑपरेटिंग साइकिल। जो भी आपने आंसर निकाले थे, इन्वेंट्री डेज का 63 डेज निकाला था, ट्रेड पेबल्स ये आपकी अच्छी बात होती है, जैसे 41 डेज, रिसीवेबल आपको जो पैसे मिलते हैं 61 डेज। टोटल देखा जाए तो नेट कैश जो ऑपरेटिंग साइकिल हुआ वो आपका 83 डेज़ का यहाँ पे आपका आंसर आएगा।
फिर आती है बात, अब आपको ये आई थिंक सबको याद होगा कि ये 41 डेज़ नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इतने दिनों तक हमने दूसरों का पैसा होल्ड करके बैठे हैं। तो हमने भी, तो अगर आप खुद सोचिए, अगर हमने दूसरे से माल ख़रीदा, हमने उसको पैसा नहीं दिया, हमने किसी को सामान बेचा, उसने हमको 60 दिन बाद दिया, हमने किसी से माल ख़रीदा, हमने उससे 40 दिन का उधारी लिया, तो नेट मायने में हमारा जो कैश ऑपरेटिंग साइकिल हुआ, तो हमने इसको पैसा 40 दिन बाद दे दिया होगा। यहाँ हमको 20-60 दिन बाद पैसा मिल रहा है, तो घुमा फिरा के बाद 20 दिन बाद तो पैसा मिल ही गया। तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या हुआ, 40 दिन बाद यहाँ दिया, फट से 20 दिन बाद यहाँ से मिल गया, तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल 20 हो गया। इसलिए यहाँ पे साहब 41 को लेस किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि पेबल्स वाला टाइम जो होता है उसको हम लेस कर देते हैं कैश ऑपरेटिंग साइकिल के कैलकुलेशन में। The cash operating cycle tells us it takes X company 83 days between paying out for material inventories and eventually receiving cash back from customers। यहाँ पे जो आंसर आपका 83 डेज़ आया, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 83 डेज़, ये लिखा 83 डेज़ हमको लगते हैं उस जितना दिन हम पे करते हैं उसके और रिसीव करने के बीच में आपको 83 डेज़ आपको लग जाते हैं कस्टमर से पैसा लेने में। एज ऑलवेज दिस मस्ट देन बी कंपेयर्ड विद द प्रायर पीरियड्स। इसको आपको साहब आपके जो पहले पीरियड्स चल रहे थे उससे आपको कंपेयर करना होगा, ये देखने के लिए कि यार इस बार जो हमारा एवरेज ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल दिख रहा है हमको यहाँ पे 83 डेज़, क्या ये ज़्यादा है या कम है। हमको इंडस्ट्री का जो एवरेज है उससे भी कंपेयर कर लेना चाहिए कि अगर हमारी इंडस्ट्री में ऑन एवरेज सही में हाँ लोगों के 80-90 दिन लग रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे ठीक है यार ये सही है। द रेशोज़ में बी नीडेड टू प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस। कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ये रेशोज़ हमें ज़रूरत पड़ती है, और सिंपली टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। There are a few simple points to remember which will be of great use in the examination। कुछ पॉइंट्स यहाँ ये बताना चाहते हैं जो हमें एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं। Where the period is required in days, अगर हमको चाहिए होता है तो multiply the ratio with 65। For month the multiply is 12 और for week के लिए 52 होता है। Unless the question specifies you anything, अगर क्वेश्चन डेज़ कहेगा तो डेज़ के हिसाब से आपको अलग अलग हिसाब से निकालना पड़ेगा। To avoid getting a result that is unduly influenced by unusual balance at a period in time, your calculation should be ideally use एवरेज बैलेंस। यहाँ पे तो हम लोगों ने एवरेज नहीं निकाला था, लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी नहीं था ओपनिंग क्लोजिंग, लेकिन हमेशा जब भी हम निकालते हैं तो हमेशा इन्वेंट्री हो, रिसीवेबल हो, पेबल हो, कुछ भी हो, हमें उसका हमेशा सभी का एवरेज लेना चाहिए अपने कैलकुलेशन को करने के लिए। इफ़ नॉट गिवन दिस कुड बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द ओपनिंग। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग जो भी आपको रिसीवेबल दिए रहेंगे या ओपनिंग इन्वेंट्री दिया रहेगा उसको क्लोजिंग वाले से आप ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यू विल गेट द एवरेज। क्लोजिंग फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट फिगर्स एंड डिवाइडिंग बाय 2। इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर रेशोज बिटवीन 2 फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, it is acceptable to base each holding period on financial position statement figures। तो आपके पास जो भी फिगर्स बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में दी, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट में जो भी आइटम दिए रहेंगे उसी के डेटा की हेल्प से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, rather than an average in the order to see whether the ratios has increased or decreased। For each ratio calculated above, the corresponding turnover ratio can be calculated। टर्नओवर रेशियो भी आपको मैंने सिखा दिया, जो भी रेशियो निकला था उसका उल्टा कर देंगे तो वो टर्नओवर रेशियो निकालने में आपकी हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था ऊपर वहाँ पे सेल्स अपॉन जो आपका टर्नओवर था अपॉन इन्वेंट्री है ना, कैन बी कैलकुलेटेड बाई इन्वर्टिंग द रेशियो। इन्वर्टिंग देखिए लिखा भी हुआ है कि अगर आप रेशियोज़ को उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको टर्नओवर मिल जाएगा। द रेशियोज गिवन द रिमूविंग द मल्टीपल, और जो मल्टीपल वहाँ पे था 65 उन सबको हटा दोगे तो आपको टर्नओवर मिल जाएगा। व्हेन यूजिंग द रेशियो टू अप्रेज परफॉर्मेंस, जब हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, इट इज़ एसेंशियल टू कंपेयर द फिगर विद अदर्स इन द इंडस्ट्री और आइडेंटिफाई द ट्रेंड ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड्स। हम लोग इसको साहब ट्रेंड भी पता कर सकते हैं। रेशियोज हैव देयर लिमिटेशंस एंड केयर मस्ट बी टेकन, और रेशियोज़ को साहब कुछ खामियां भी होती हैं और हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है वो बातें यहाँ बताई गई हैं। बिकॉज द फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट वैल्यूज़ एट अ पर्टिकुलर टाइम मे नॉट बी टिपिकल। जो वहाँ पे वैल्यूज़ ली गई हैं हो सकता है वो सही ना हो, तो हमें उस केस में जो हमारा जो निकल के आएगा वैल्यू वो सही निकल के नहीं आएगा। तो यहाँ लिखी हैं बातें बिकॉज यूज्ड, और कभी कभी सीजनल बिजनेस में भी होता है, तो सीजनल बिजनेस के टाइम पे साहब हमें उस सीजनल के टाइम जो होते हैं वैल्यू आती हैं सिर्फ उसी के बेस पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही होती। लिखा है balances used for seasonal businesses may not represent average level। Example, firework manufacturer
अब फायर और मैन्युफैक्चर जो होते हैं इनका जो सेल्स होता है वो किसी खास समय पे होता है, इनका हमेशा सेल्स ज़्यादा नहीं होता है। रेशोज कैन बी सब्जेक्ट टू विंडो ड्रेसिंग मैनिपुलेशन, जो रेशोज यहाँ निकाले जाते हैं वो विंडो ड्रेसिंग या मैनिपुलेशन से अफेक्ट हो सकते हैं। रेशोज कंसर्न द पास्ट हिस्टोरिक रादर देन द फ्यूचर, जो रेशोज यहाँ निकाले जाते हैं वो पास्ट के लिए निकाले जाते हैं, फ्यूचर के लिए नहीं निकाले जाते हैं। फिगर्स में बी डिस्टॉर्टेड बाय इन्फ्लेशन और रैपिड ग्रोथ, अगर अचानक से ग्रोथ आ जाती है तो सब जो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं। अब आती है बात वर्किंग कैपिटल टर्नओवर के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या है? सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। तो जो भी आपका वर्किंग कैपिटल का पैसा है उसके मुकाबले आपकी सेल्स कितनी हो रही है उसी को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। और आई होप आप लोगों को वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये तो पता ही होगा। जितना पैसा हमें डेली कामों के लिए चाहिए होता है उसको नॉर्मली हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वन फाइनल रेशो दैट रिलेट्स टू वर्किंग कैपिटल इज द वर्किंग कैपिटल turnover ratio and is calculated as sales upon net working capital. This measures how efficiently management is utilizing its investment in working capital to generate sales। वो कितनी अच्छे तरीके से अपने वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं सेल्स को जनरेट करने के लिए। कैन बी यूजफुल व्हेन असेसिंग वेदर अ कंपनी इज़ ओवर ट्रेडिंग। आपको ओवर ट्रेडिंग भी पता है, अगर हमारे पास बहुत कम पैसा हो और अगर हम ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो उस कैपिटल के मुकाबले, दैट इज कॉल्ड एज द ओवर ट्रेडिंग। इट मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ अदर रेशियोज यूज। TYU2 की बात करें तो आपको निकालना क्या? आपको निकालना है कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। मार्लबोरो कंपनी एस्टिमेट्स द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द कमिंग ईयर। सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, सेल्स यहाँ पे दिया हुआ ऑल ऑन क्रेडिट कितने का दिया है? 36 लाख का दिया हुआ है। रिसीवेबल्स यहाँ पे दिए हैं 3,06,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो दिया है वो 25% ऑफ सेल्स दिया हुआ है। फिर लिखी है बात, आपको याद होगा मार्जिन किस पे निकलता है? मार्जिन सेल्स पे निकलता है। अगर आपका क्वेश्चन मार्कअप देता है तो मार्कअप मतलब जो प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे वो हम लोग कॉस्ट के बेसिस पे निकालेंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये बातें आप लोगों ने F3 में पक्का पढ़ा होगा। F3 में क्या पढ़ा होगा कि मार्कअप जो निकलता है वो कॉस्ट पे निकलता है, जो मार्जिन निकलता है वो सेल्स पे निकलता है। ये बातें देखो होता क्या है ना कि जब आप आगे बढ़ते जाते हो और अगर पिछली बातें आप लोग भूल जाते हो किसी पेपर की तो थोड़ी सी आपको दिक्कत बाद में ज़रूर आती है। इसलिए जो भी आप बातें पढ़ते हैं प्लीज़ उसको याद भी रखें। आई होप सभी को याद भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आती है बात फिनिश गुड्स की बात यहाँ कही गई है। 2 लाख रुपए की बात की, 2 लाख डॉलर्स हैं। वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ 3.5 लाख का डॉलर है, 3.5 लाख डॉलर्स के हैं। रॉ मटेरियल जो आपके पास पड़ा है वो आपका 1.5 लाख का पड़ा हुआ है। ट्रेड पेबल यहाँ जो पड़े हुए हैं वो 1,30,000 के हैं। इन्वेंट्री लेवल्स जो हैं वो आपके हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। रॉ मटेरियल 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे जो भी आपका है सामान आपने परचेज़ किया सब सामान उधारी पे परचेज़ किया हुआ है। और एक और अच्छी बात उन्होंने यहाँ पे ये लिखी है रॉ मटेरियल कितने के हैं? COS का 80% है। चलिए अब हम क्वेश्चन ज़रा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप ज़रा पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला बहुत अच्छे से मैं सिखाऊंगा, प्लीज़ ध्यान से देखिए कैसे कैसे क्या क्या होगा। आपको पता होगा कि रेवेन्यू में से यहाँ सेल्स कितने की है आपकी? यहाँ पे सेल्स आपकी जो है वो 36 लाख की है ना? ठीक। रेवेन्यू में से क्या लेस करते हैं? रेवेन्यू में से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे कॉस्ट में क्या क्या है? हमारा मटेरियल है ना? अच्छा, हमें नहीं पता क्या क्या जो भी होगा। अच्छा, इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने कहा ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 25% ऑफ सेल्स है। तो सेल्स का 25% निकाल लीजिए तो वो क्या आ जाएगा आपका? वो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आपका आ गया 9 लाख रुपए, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होगा वो कितना होगा? वो आपका 27 लाख रुपए का होगा। ये तो कंफर्म हो गया। चलिए अब थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं क्या क्या बातें यहाँ पे हो रही हैं। रॉ मटेरियल जो है वो कितना है कॉस्ट ऑफ सेल्स का? रॉ मटेरियल जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80% है। तो 27 लाख रुपए का अगर आप 80% निकालोगे तो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका रॉ मटेरियल। बात समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? तो रॉ मटेरियल जो है वो कितने का है?
वो आपका 21,60,000 का है। तो बचा क्या, आपको पता होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में दूसरी चीज़ें जाती हैं, अदर चीज़ें भी कितने की हो गई। तो अदर चीज़ें जो मटेरियल के अलावा ओवरहेड्स एक्सपेंसेस है ना, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ना, तो डायरेक्ट लेबर भी हो गया, उसमें लेबर भी आएगा। तो लेबर कुल मिला के कितने का है यहाँ पे, लेबर या दूसरी चीज़ें, वो आपकी आ गई यहाँ पे 5,40,000 रुपये। तो ये है आपका COS। इसका जोड़ के क्या निकला था, ये निकला कैसे मैं बता दिया आपको। सबसे पहले आपने इससे ये निकाला, फिर आपने बैलेंस शीट फिगर ये निकाला, इसका आपने 80% ये निकाला, फिर आपने ये बैलेंस शीट फिगर निकाल दिया। आई होप आपको बातें क्लियर, ये अपने पास रखे रहिएगा, ठीक। अब आगे की बात करते हैं। नंबर 1 हमको यहाँ पे निकालना है कैश ऑपरेटिंग साइकिल। अब कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा। आपके पास सबसे पहले रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना है। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला हम देख चुके हैं, तो फॉर्मूला ज़रूर याद करते रहिएगा। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड की अगर हम बात करें साहब, तो आपका रॉ मटेरियल कितने रुपए का है, 1,50,000 का है। इतने का स्टॉक ऑफ मेंटेन करते हो, तो आप साहब किस पे निकालोगे, कितने का पर मटेरियल कितने का है आपका। ध्यान दीजिए, ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में बार बार। ये कितने का, 21,60,000 रुपये का है। तो आपका रॉ मटेरियल जो है, मटेरियल यूसेज कितने का है, 21,60,000 का है। आंसर आपको यहाँ पे डेज़ में ही निकालना है, इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई 365 से करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 25 डेज। सेकंड बात अगर हम करें WIP, यहाँ WIP भी क्वेश्चन में है। WIP का अगर हम डेज निकालना है कैसे निकालेंगे। WIP वर्क इन प्रोग्रेस आपका जो है यहाँ पे वो 3,50,000 रुपये का है। तो 3,50,000 रुपये, अब क्वेश्चन में दिया नहीं है WIP कुछ और कुछ, तो हम लोग क्या निकालें, हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने का है, 27 लाख रुपए का है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 48 डेज। ये डेज जो मैं लिख रहा हूँ प्लीज़ याद रखिएगा, अगर मिटाना पड़ जाएगा तो आप लोग प्लीज़ कॉपी में ज़रूर नोट करते रहिए कि देखिए कैसे कैसे चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस एक दो बार, जब पहली बार सभी लोग सीखते हैं तो आप लोग भी सीख रहे हैं, सीख लीजिए। उसके बाद इसको मल्टीपल टाइम्स घर पे खुद से करें तो बेटर समझ में आएगा। तीसरा चीज़ आपको सही है, यहाँ फिनिश्ड गुड्स भी हैं। तो फिनिश्ड गुड्स, अरे प्रोसेस यही है, आपको याद होगा मैंने साइकिल सिखाया था। साइकिल कैसे होता है, कैश, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, रिसीवेबल्स और पेबल्स। तो पेबल्स यहाँ दिखते नहीं साइकिल में, तो घुमा फिरा के यही होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रही है, नया कुछ भी नहीं है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, रिसीवेबल्स माइनस पेबल्स, है कि नहीं, बस इतना सा चीज़ होता है। उसके अलावा आप मत सोचना कि सर आप बार बार नया कुछ नहीं होता, भाई इतना ही होता है, ठीक। फिनिश्ड गुड्स की अगर हम बात करें साहब, फिनिश्ड गुड्स यहाँ कितने के हैं, 2 लाख रुपए के हैं। फिनिश्ड गुड्स भी हमारे पास कुछ अलग से यहाँ पे इन्वेंट्री का कुछ वैल्यू दी नहीं है, तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे 27 लाख रुपए से इंटू 365, तो ये आपका आ जाता है 27 डेज। फोर्थ पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे रिसीवेबल्स का। रिसीवेबल्स यहाँ पे कितने के हैं, रिसीवेबल्स आपके यहाँ पे 3,06,000 रुपये के हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, ये सेल्स पे डिपेंड करता है, तो इसलिए डिवाइड करेंगे 36 लाख से इंटू 365, ये आपका आ गया 31 डेज। इसके बाद साहब बात आती है पेबल्स के बारे में। तो पेबल्स का यहाँ पे कुछ दिया है, हाँ पेबल्स 1,30,000 दिया हुआ है। ये किस पर डिपेंड करता है, परचेज़ पे। परचेज़ हमने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, तो परचेज़ आपने किया। ट्रेड पेबल्स आपके हैं 1,30,000 रुपये के, इसको डिवाइड करेंगे आप 21,60,000 से इंटू 365, तो ये आपको मिलता है 22 डे। ध्यान दीजिएगा नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो कम होने वाला है। अब आप कुछ मत करिए, 25 डेज़ प्लस 48 डेज़ प्लस 27 डेज़ प्लस 31 डेज़ माइनस 22 डेज़ कर दीजिए, तो आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल आएगा, आइए देख लेते हैं कितना आता है। 25 प्लस 48
प्लस 27 प्लस 31 माइनस 22 दैट इज़ 109 डेज़। तो आपका जो यहाँ आंसर आ रहा है साहब वो 109 डेज़ आ रहा है और यही आपका आंसर है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो प्लीज़ एक बार और देख लीजिएगा इसी को, आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा चलते हैं हम लोग बड़े क्वेश्चन की तरफ। For an examination point of view, calculating the ratios is only the start. Interpretation is the key to a good answer. ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में क्या करेंगे पता है, एग्ज़ाम में ये लोग आपसे रेशोज़ पूछेंगे। आप लोग को नहीं विश्वास है मेरी बातों पे, अपने किसी सीनियर से भी ज़रूर इस बात को पूछ लीजिएगा, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो, क्लियर किया हो, नहीं किया हो, कोई वैसी बात नहीं, पूछ लीजिएगा। रेशोज़ जब निकाले जाते हैं साहब, रेशोज़ निकालने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब इसका क्या आप कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, ये भी आपसे वो लोग एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। नॉर्मली पूछते ही हैं साहब, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, पूछेंगे ही आपसे कि ये जो रेशो जहाँ निकल रहे हैं इसका क्या मतलब है। लिखिए, ट्राई टू बिल्ड अ क्यूमुलेटिव पिक्चर, एग्जाम्पल द करंट रेशो लुक्स गुड अनटिल वी फाइंड आउट फ्रॉम कैलकुलेटिंग द इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड एंड दैट देयर आर हाई लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी इन्वेंट्री। नॉर्मली सब बातें कही गई हैं। Do not afraid to point out further information that may be required to provide a better interpretation to calculation. Example, company credit policy, industry benchmark, ये सब चीज़ें भी वो लोग, अगर आप क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो देख कर डरना नहीं, उसका यूज़ करना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं, ज़रा अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते रहिएगा। मुझे एक क्वेश्चन याद है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको सॉल्व ईजिली कर ले जाऊँगा, तो आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को अपनी किताब में ज़रूर खोल लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फाइनेंशियल पोजीशन दिया हुआ है और अगले पेज पे आप देख रहे होंगे कि आपको वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। इन्वेंट्री जो यहाँ दिया गया है वो 37 दिया। क्या ये हमको ऑपरेटिंग साइकिल में यूज़ होगा? हाँ, हमको यहाँ पे ये अप्रेजल मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन, ठीक। 37 और 42 रिसीवेबल्स दिया है 23 और 29, तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा मैं कहाँ से डेटा लूँगा, तो जब मैं 42 कहूँगा अभी तो याद रखिएगा 42 कहाँ से ले रहा हूँ। इसका टोटल एसेट्स जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं वो इतने दिए गए। ध्यान दीजिएगा 74 क्या है आपका यहाँ पे जो 74 है ये आपका करंट एसेट्स है 2007 का। ये साल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। तो 6 और 2007 हम लोग अलग अलग कंपैरिजन करेंगे। तो 65 डेज़ है, 65 जो है आपका करंट एसेट्स है 2006 का। 75 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो आपके क्या हैं, 75,000 है, नहीं ये 30 है, $75,000 से क्या हैं आपके 2007 के करंट एसेट्स हैं। 2006 के 65 हैं, 2007 के 74 हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर, कैपिटल शेयर, प्रीमियम, रीवैल्यूएशन, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, नॉन करंट एसेट्स, फिर यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ दिया गया है। इसको भी अपनी किताब में मार्क कर लीजिएगा। करंट लाइबिलिटीज़ एंड ट्रेड पेबल्स दिया गया है, ये भी हमको वर्किंग कैपिटल और इन सब रेशो में हेल्प करेगा। टैक्सेशन की यहाँ पे खास ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे करंट लाइबिलिटी ध्यान दीजिएगा, यहाँ 65 है, ये भी ये करंट 2006 की आपकी क्या है, 2006 की करंट लाइबिलिटी है। और 2007 का जो आपका करंट लाइबिलिटी है वो कितना है, वो आपका 46 है। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी 204 यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है 2006-2007 का यहाँ पे। तो 2006-2007 का जो एक का दिया है ओपनिंग में 37। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज लूँगा, ये 29 और 37 का एवरेज लूँगा। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं 37 + 42 और उसको हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये आपका 39.5 आता है। नोट करते रहिएगा, 29 और 37 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 33 आता है। कुछ करना कुछ नहीं, 37 + 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 39.5। आपको याद होगा मैंने ये बात कही थी कि हमको क्या लेना चाहिए, हमें एवरेज इन्वेंट्री लेना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम एवरेज इन्वेंट्री लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। फिर आती है बात ग्रॉस प्रॉफिट की बात। यहाँ पे जो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलता है कैसे, इसको भी याद कर लीजिएगा। सेल्स में से क्या लेस करेंगे आप, सेल्स में से आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, फॉर्मूला यही बनता है। इस फॉर्मूले का लॉजिक इतना सा है, इस फॉर्मूले का लॉजिक ये होता है, अगर आपने कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हो तो यहाँ पे लोग लिखा करते थे टू ओपनिंग स्टॉक,
यहाँ लिखा करते थे टू परचेजेस, यहाँ लिखा करते थे बाय सेल्स, ऐसा कुछ लिखा करते थे कभी हम लोग बनाते थे। तो और यहाँ पे हम लिखा करते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 1000 रुपये लिखते हैं, यहाँ पे अगर आप 200 लिखते हैं, यहाँ पे 100 लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है मान लीजिए 50 रुपये का है, तो आपका क्या आएगा? तो आपका यहाँ का जो टोटलिंग आ रही है वो 1050 आ रही है, यहाँ की जो टोटलिंग आ रही है वो 300 आ रही है। 1050 में से अगर आप 300 लेस करेंगे तो कितना मिलेगा? तो आपको यहाँ पे साहब जो ग्रॉस प्रॉफिट मिला, टू ग्रॉस प्रॉफिट, वो कितना मिला? वो 750 मिला। अब ज़रा मैं इसको इसी लॉजिक से करता हूँ। देखिएगा, 1000 मैंने यहाँ लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक आपका 200, परचेज़ आपका 100, क्लोजिंग स्टॉक आपका 50। तो अगर आप फिर वही करो, 1000 में ये सब जोड़ दीजिए, 1000 सॉरी इन दोनों को जोड़ दीजिए, 300 माइनस 50, 250, 1000 में से 250 घट गया तो कितना बचा? 750 बचा। तो बस यही फॉर्मूले का लॉजिक ही यही है, तो बस और कुछ ये होता नहीं। तो जो मैं कहूँ, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस, आपको याद होगा कभी आपने पढ़ा भी होगा, कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है? इसी को साहब हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं साहब। आइए साहब, अब आती है बात क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे दिया हुआ है, ओपनिंग भी दिया है 37, दोनों का आपने एवरेज निकाला तो ये आपको 39.5 मिला। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज निकाला तो आपको यहाँ पे 33 मिल गया था। तो आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। जैसे जैसे यूज़ पड़ेगा मैं आपको बता दूँगा, यूज़ ऐसे कुछ पड़ेगा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इसका और डिविडेंड ऑर्डिनरी शेयर सब का हमको यूज़ पड़ता नहीं अपने ऑर्डिनरी हमको ऑपरेटिंग साइकिल निकालने में। सबसे पहला क्वेश्चन, अब जरा आप बस अपने क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, मैं जो कहूँगा ढूंढते रहिएगा। ठीक है, कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशो इन 2006 एंड 2007। लिक्विडिटी रेशो का फॉर्मूला क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, है ना, अपॉन व्हाट? अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये होता है फॉर्मूला लिक्विड रेशो का। अब अगर हम बात करें 2006 की और फिर हम बात करेंगे 2007 की, तो 2006 की अगर हम बात करें तो आपका जो करंट एसेट्स है वो कितने का है? वो आपका साहब 2006 में करंट एसेट 65 रुपीज़ का है। 65 में अगर आप करंट इन्वेंट्री की वैल्यू देखना चाहें तो फर्स्ट लाइन में जाएंगे, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा 37, 2006 की बात कर रहा हूँ, अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है? करंट लाइबिलिटीज़ आपकी यहाँ क्वेश्चन में दी हुई, दैट इज़ 65, मैंने लिखवाया भी था। तो कितना मिल गया? मैं करंट लाइबिलिटी बता देता हूँ कहाँ कहाँ से ले रहा हूँ मैं। ये आपका 37 लिया मैंने इन्वेंट्री का, करंट एसेट्स का टोटल मैंने ये लिया, और करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल मैंने ये लिया, नीचे वाला ध्यान दीजिएगा। ये आपको करंट लाइबिलिटीज़ जिन्होंने अलग से दी हुई है, दैट इज़ 65। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे ली हुई है साहब। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे कितना? ये आपको आ गया यहाँ पे 0.4। अब 0.4 आया, ठीक है, मानते हैं। इसको मैं अगर और एग्जैक्ट बढ़ा के मतलब डिटेल में लिखूं तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 28 डिवाइडेड बाई 65, दैट इज़ 0.4। इसका 0.4 आंसर है, सही है, मतलब रेशो 1। इसके मुकाबले कितना है? इसके मुकाबले ये 0.4 टाइम्स है। अगर मैं 2007 की बात करूं तो साहब कैसे निकलेगा? 2007 का जो आपका करंट एसेट्स है वो 74 का है, उसमें से करंट एसेट्स में जो इन्वेंट्री है वो 42 का है, और करंट लाइबिलिटीज़ आपको दिख रहा होगा, नीचे लिखा होगा 46 का। तो ये आपको मिल जाता है साहब 0.7 टाइम्स। इतना सा ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। अगर हम चाहें यहाँ पे तो लिक्विडिटी रेशो तो निकाल ही दिया, हम लोग करंट रेशो भी निकाल सकते हैं। क्या करना होगा? 65 को डिवाइड कर दीजिए 65 से, तो ये आपको मिल जाएगा साहब 1। अगर आप करंट रेशो निकालोगे तो 65 को डिवाइड करेंगे 65 से तो आपको 1 मिल जाएगा।
और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 74 को डिवाइड करोगे 46 से तो आपको ये जो भी मिलेगा वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बी पार्ट कि हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। ए पार्ट आपने देख भी लिया कि बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, कुछ मुश्किल नहीं था। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल। अब हम लोग को यहाँ पे रेशोज़ निकालने होंगे अलग अलग, जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं और आप लोग पूरा समझने की कोशिश करिएगा और इसको 2-3 बार देख लीजिएगा अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो। अब कैलकुलेट द कैश ऑपरेटिंग साइकिल, मैं थोड़ा सा पेज को बड़ा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे साफ साफ पेज पे करता हूँ। सबसे पहले हमको साहब क्या क्या चाहिए, हमको साहब यहाँ पे रॉ मटेरियल के बारे में यहाँ कहीं बात नहीं की गई है, वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में कहीं बात नहीं की गई है। जब वो सब बातें नहीं की गई हैं क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों को लेना होता है। एक होता है इन्वेंट्री, एक होता है रिसीवेबल्स और एक हो जाएगा पेबल्स। बस इन 3 चीज़ को हम निकालेंगे और कुछ खास चीज़ें नहीं निकालेंगे। ठीक, चलिए अब निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री का निकाल लेते हैं। इन्वेंट्री आप कितने दिनों तक होल्ड करते हैं सर? आपका ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री देखा जाए तो कितना था? 37। मैं तो पहले 2006 की बात कर लेता हूँ पहले। तो 2006 की अगर मैं बात करूं तो 37 + 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ कितना आता है ये हमारा? 37 + 42 नहीं यार 37 नहीं, 2006 का नहीं है, 2006 का आया था हमारा 33 आया था। हाँ, 2006 का हमारा 29 + 37 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 33 आया था हमारा ये। थर्टी थ्री, इसको करेंसी लिख देता हूँ। 33 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है हमारा? कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने साहब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया, हाँ वो दिया है आपको 151 दिया हुआ है। इनटू कर दीजिए उसको साहब 365 से, तो ये कितना आता है आपका? 33 डिवाइडेड बाई 151 इंटू 365 दैट इज़ 79.76। दैट इज़, इसको हम लिख सकते हैं, राउंडिंग एग्जैक्ट कर लेते हैं 80 डेज हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका साहब 80 डेज। 2007 की अगर बात करें तो क्या होता है साहब? 2007 की अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा, दोनों का एवरेज हमारा निकला था यहाँ 39.5 निकला था। 39.5 डिवाइडेड बाई 157 इंटू 365 दैट इज़, ये आपका आ गया 91.8 डेज़। इसको हम लिख सकते हैं 92 डेज़। ज़रा याद रखिएगा, मुझे तो याद हो रहा है 80 डेज़ और 92 डेज़ आपका आ गया इन्वेंट्री। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिसीवेबल्स के बारे में। रिसीवेबल्स आपका जो यहाँ पे आएगा, रिसीवेबल्स क्वेश्चन में दिया हुआ कहीं पे, आइए देख लेते हैं। रिसीवेबल्स आपका रिसीवेबल्स आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 23 दिया हुआ है। ठीक है, तो 23 को डिवाइड करेंगे किससे हम लोग? 23 को हम डिवाइड करेंगे 196 से। आपका सेल्स कितने का है? सेल्स आपका क्वेश्चन में आपको ऊपर दिख जाएगा, दैट इज़ ये 196, और यहाँ का सेल्स कितना है? सेल्स रिसीवेबल डिपेंड किस पे करता है? रिसीवेबल्स डिपेंड करता है आपका सेल्स पे, तो आपका रिसीवेबल्स यहाँ मिल गया 196। ठीक, तो 23/196 इंटू 365, ये आपको मिल गया, कितना मिल गया साहब? ये 42.8 डेज़। इसको हम 43 डेज़ कह सकते हैं। और 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके जो रिसीवेबल्स है वो 29 है। 29 को हम डिवाइड करेंगे 209 से इंटू 365, ये आपको मिल गया 51 डेज़। ठीक,
53 डेज ये निकला ये। इसके बाद हम पेबल्स की बात कर लेते हैं। पेबल्स की अगर हम बात करें तो पेबल्स आपका यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन में वो कहाँ दिया, हाँ लाइबिलिटीज़ में देख लीजिए। करंट लाइबिलिटीज में देखना, बैलेंस शीट में नीचे कितना दिया है, 55 दिया हुआ है। 55 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड होगा ये साहब, ये आपका डिवाइड हो जाएगा परचेजेस से। ये परचेजेस कहाँ दिया मैं दिखा देता हूँ आपको। परचेजेस आपको यहाँ दिया हुआ है 159 और 162, और मैं आपको ये पेबल्स भी दिखा देता हूँ। पेबल्स आपका दिया गया था 55 और 36। ठीक, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन उसकी जो इन्फॉर्मेशन हमको यूज़ करनी है वो बहुत ही लिमिटेड है। इन्होंने बस कंफ्यूज करने के लिए आपको इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, ऐसा कुछ है नहीं इतना बड़ा यूज़। इनटू 365 करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 126.3 डेज़। इसको हम लोग 126 डेज़ ही कहें क्योंकि 3 है, 126 डेज आ जाएगा। इसके बाद आप 55 के अलावा और दूसरा आपको अगले का दिया है 36 डिवाइड कर देंगे साहब आप यहाँ पे 162 से। ये परचेज दिया है 2007 की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये 2007 का फिगर है। इंटू 365 ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया साहब 81.1 डे। इसको हम 82 डेज 81 डेज ही कह देते हैं, ये 81 डेज आ गया। अब मैं इसको साफ साफ लिख रहा हूँ आंसर। तो 2007 और 2006 इन्वेंट्री की अगर बात की जाए, इन्वेंट्री हमारा 80 और 92 आया था, तो 2006 का हमारा हो गया 80 डेज़, 2007 का हमारा हो गया 92 डेज़। रिसीवेबल्स की अगर बात की जाए तो 2006 का हमारा हो गया 43 और 2007 का हमारा हो गया 51 डेज़। पेबल्स की बात अगर की जाए तो 2006 का हमारा हो गया 126 डेज़, नेगेटिव में ले लीजिए, और 2007 का हमारा हो जाएगा 81 डेज़, ये भी नेगेटिव है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको कैश कितना आ रहा है, यहाँ पे नेट आ रहा है 62 डेज़ और यहाँ पे आपका आ रहा है 3 डेज़। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2006 में जो आपके पास कैश वापस घूम फिर के आ रहा था वो 3 ही दिन में वापस आ रहा था, जबकि यहाँ पे आपका साहब 62 डेज़ लग जा रहा है आपका कैश वापस आने में। अच्छा क्या है, अच्छा आपका यही है। मैं फिर से इसको फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 80 + 43 - 126, ये तो नेगेटिव का 3 डेज़ है भाई, ये तो और अच्छी बात है ना, नेगेटिव का 3 डेज़ है। इसके बाद नेगेटिव में ध्यान दीजिए, नेगेटिव मतलब पहले ही कैश आ रहा है, आपको देना बाद में है और पैसे आपको पहले आ जा रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। 92 + 51 - 81, ये 62 डेज ये पॉजिटिव आ रहा है। तो ये बुरी बात है, आपको इतने दिन तक आपको पैसे नहीं मिलते और यहाँ -3 डेज़ है, तो ये आपके लिए साहब पैसे आपको पहले आ जा रहे हैं, आपको पैसे जो देने हैं वो 3 दिन बाद देने हैं। ये आपका आंसर। सी पॉइंट कहता है कमेंट ऑन योर रिजल्ट एंड अप्रेज हाउ इफेक्टिव द वर्किंग कैपिटल इज बीइंग मैनेज। अब आपको इन सब चीज़ों के बेसिस पे कमेंट करना है। आप लोग उसका आंसर पीछे देख लीजिए, बहुत डिटेल में इन्होंने आंसर पीछे दिया हुआ है कि कितना वर्किंग कैपिटल, क्या क्या ज़रूरत है, वो सब बताई गई हैं बातें। चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेवल। द वर्किंग कैपिटल रेशियोज कैन बी यूज्ड टू प्रोडिक्ट द फ्यूचर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए इसको हम अगले वीडियो में डाल देंगे इसको, क्योंकि थोड़ा सा 2 क्वेश्चन बड़े बड़े हैं अभी, यहाँ पे टाइम लगेगा तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए हम इसको अगले वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, टेक केयर एवरीवन, बाय।